इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 115 विबंध के बारे में। सबसे पहले तो परिभाषा के बारे में बात कर लें। जबकि एक व्यक्ति घोषणा, कार्य या लोभ द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को साशय विश्वास कराता है या कर लेने देता है कि कोई बात सत्य है, या ऐसे विश्वास पर कार्य कराया है या कर लेने दिया है, तब ना तो उसे, ना उसके विधिक प्रतिनिधियों को, ना तो अन्य व्यक्ति को, ना ही उनके विधिक प्रतिनिधियों को किसी वाद या कार्यवाही में सत्यता का प्रख्यान करने दिया जाएगा। अब यह है क्या? एक केस है पिकर्ड बनाम सीयर्स। क्या कहा है? एक स्पष्ट उदाहरण से, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को यह कह के जमीन बेचता है कि यह जमीन मेरी है, जबकि वास्तव में उस व्यक्ति की जमीन नहीं थी, उसके पिताजी के नाम थी। सौदा हो चुका था, बात चलती रहती है। इसी बीच में जिस व्यक्ति ने जमीन बेची थी उसके पिता की मृत्यु हो जाती है और पुत्र के नाम पर संपत्ति आ जाती है। जब दूसरे पक्ष ने कहा कि जमीन मेरे नाम करो, तो उसने यह कहकर बेचने से मना कर दिया कि जिस समय हमारी तुम्हारी बात हुई थी उस समय मैं जमीन का मालिक नहीं था। न्यायालय ने निर्णय दिया कि आप एक साथ गर्म सांसें, ठंडी सांसें नहीं ले सकते हैं, एक साथ हाँ या ना नहीं कर सकते हैं। कोई भी व्यक्ति अपने दोषपूर्ण कार्यों का लाभ नहीं उठा सकता है। अर्थात आप स्टेपल हैं, विबंधित हैं, यह जमीन अब आपको देनी होगी। जब सत्यता एक पक्षकार को ही पता हो तो दूसरा पक्षकार विबंधित हो जाता है। विबंध 3 तरह से होता है: अभिलेख द्वारा, विलेख द्वारा और आचरण द्वारा। स्टेपल बाय डीड, रिकॉर्ड और कंडक्ट। लेकिन ध्यान रहे, किसके विरुद्ध नहीं होता है? जब सत्यता दोनों पक्षकारों को मालूम हो तब विबंध नहीं होगा। विधि के प्रश्न पर विबंध नहीं होगा, कानून के विरुद्ध विबंध नहीं होगा। गोपाल चंद लाहावाला एक बहुत अच्छा केस है। इसमें आचरण के लिए 1-2 उदाहरण देकर मैं और समझाना चाहूँगा आपको कि एक स्टूडेंट था, उसके हाई स्कूल में 75% नंबर आए और उसने मेडिकल में एडमिशन ले लिया। उस समय नंबर के हिसाब से, अंकों के हिसाब से इंटरमीडिएट के अंकों के हिसाब से मेडिकल में एडमिशन हो जाता था। उसने 3-4 साल तक पढ़ा। उसके बाद जब जहाँ मेडिकल कर रहा था, डॉक्टरी कर रहा था, वहाँ के लोगों ने या वहाँ के जो संस्था थी उसने क्या किया, सभी लोगों की डिग्री चेक करवाई। तो पता चला जिस लड़के ने 75% के नंबर के आधार पर एडमिशन लिया था उसके वास्तव में 65% ही नंबर थे और उसको उस सूरत में एडमिशन नहीं मिल सकता था। उस लड़के का एडमिशन कैंसिल कर दिया गया। वो लड़का कोर्ट में गया तो न्यायालय ने क्या कहा यूनिवर्सिटी से कि अब आप जो आपने पहले 75% की डिग्री दे रखी है, मार्कशीट दे रखी है, तो वही देनी होगी, आप विबंधित हैं। बहुत सारे केस आपको देखने को मिलेंगे विबंध के बारे में। ध्यान रखिएगा, इसमें प्रश्न भी बहुत सारे आते हैं, प्री में भी आते हैं, मेंस में भी आते हैं। खासकर कितने प्रकार से होता है, अभिलेख द्वारा, विलेख द्वारा और आचरण द्वारा। आचरण पे भी आते हैं। और मौन रहना भी क्या कपट के तुल्य है? मौन रहना कपट के तुल्य नहीं है, लेकिन जब आपका बोलना आवश्यक हो वहाँ आप नहीं बोलते हैं, वहाँ पर मौन रहना कपट के तुल्य है। 16 और 17 के बारे में 116 और 117 में इन्हीं के बारे में और बताया गया है। अब हम बात करते हैं 118 से। सक्षम साक्षी है। कौन सक्षम साक्षी होगा? 118 कहती क्या है? 118 ये कहती है कोई भी व्यक्ति साक्ष्य दे सकता है। कौन सा व्यक्ति, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, इससे कोई लेना देना नहीं है। वह न्यायालय की बात सुनकर, समझकर
उत्तर देने में समर्थ हो। छोटा बच्चा है, 7 साल का है, शपथ क्या होती है वो नहीं जानता है। न्यायालय ने पूछा उससे और वो न्यायालय की बात सुनकर समझकर उत्तर दे रहा है, वो सक्षम साक्षी है। लेकिन जो सुन ही नहीं सकता, जो समझ ही नहीं सकता, जड़ है, वह सक्षम साक्षी नहीं हो सकता है। प्रश्न आता है, क्या एक सील भ्रष्टा स्त्री सक्षम साक्षी हो सकती है? हाँ, सक्षम साक्षी हो सकती है। छोटा बच्चा हो सकता है, हाँ हो सकता है। कौन नहीं हो सकता है? अब जो पागल है, जिसको सुनाई नहीं देता, समझ में नहीं आ रहा, जड़ है, वो व्यक्ति सक्षम साक्षी नहीं हो सकता है। फिर भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 119 कहती है मौखिक साक्ष्य के बारे में, डैम्ड विटनेस, मूक साक्षी। जो व्यक्ति बोल नहीं सकता है और वह न्यायालय में लिखकर, खुले न्यायालय में लिखकर, इशारे द्वारा किसी प्रकार से कोई साक्ष्य देता है तो वह मौखिक साक्ष्य माना जाएगा। भले इसको रिकॉर्ड कर लिया जाए, भले वीडियोग्राफी बना ली जाए, वह बोलने में सक्षम नहीं है लेकिन इशारे से दे रहा है या लिख के दे रहा है, तो कैसा साक्ष्य होगा? तो मौखिक साक्ष्य होगा। धारा 120 क्या कहती है? पति पत्नी क्या साक्ष्य दे सकते हैं? हाँ, पति पत्नी के बारे में है, साक्ष्य दे सकते हैं। आपराधिक कार्रवाई में एक दूसरे के खिलाफ साक्ष्य दे सकते हैं। पहले ये नियम था कि पति पत्नी एक ही हैं, एक ही व्यक्ति हैं, होते हैं तो साक्ष्य नहीं दे सकते थे, लेकिन आज नहीं है ऐसा, अब वो साक्ष्य दे सकते हैं। फिर मामला आता है 121 का। 121 क्या कहती है कि जब किसी लोक सेवक या मजिस्ट्रेट के सामने कोई कार्रवाई होती है, क्या उसे साक्ष्य देने के लिए बुलाया जा सकता है? राजकीय कार्यों के लिए तो बुलाया तो जा सकता है, लेकिन उसके उच्च अधिकारी के आदेश पर ही बुलाया जा सकता है, अन्यथा नहीं। 2 उदाहरण देंगे, इसे आप अच्छी तरह समझिएगा। सीजीएम कोर्ट में मुकदमा चल रहा होता है, एक व्यक्ति ने गवाह की हत्या कर दी। किसके सामने? सीजीएम साहब के सामने हत्या कर दी। मामला सेशन कोर्ट में गया तो जो अभियोजन पक्ष था तो कहता कि साहब सीजीएम साहब के सामने हत्या की थी, उनको बुला लिया जाए। तो सीजीएम साहब को नहीं बुलाया जा सकता है, हाँ, लेकिन डीजे साहब आदेश देंगे तो बुलाया जा सकता है, अन्यथा नहीं बुलाया जा सकता है। लेकिन यहीं पर एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जो कुछ प्रश्न आता है, क्या पुलिस सीजीएम साहब के पास जाकर ये पूछ सकती है इन्वेस्टिगेशन के दौरान, सर उस दिन क्या घटित हुआ था? हाँ, यह पुलिस काम कर सकती है, इसके लिए किसी आदेश की आवश्यकता नहीं होती है। 122 में आते हैं। 122 कहती क्या है? पति पत्नी जब वैवाहिक स्थिति के दौरान यदि कोई वार्तालाप होती है तो क्या उसे प्रकट करने के लिए बाध्य किया जा सकता है? ये ध्यान रखिएगा, विशेषीकृत सूचनाएं हैं 121 से लेकर 132 तक जाके, तो वो आपको ध्यान देनी है। अब 122 कहती क्या है? विवाहित स्थिति के दौरान कोई बात हुई है, भले तलाक हो गया है, लेकिन वो बात जो पूछी जा रही है जब विवाह हुआ था उस समय के दौरान, ना तो पूछा जा सकता है, ना ही बताने के लिए बाध्य किया जा सकता है। यदि कोई बताना भी चाहे तो रोक दिया जाएगा। पत्नी ये नहीं कह सकती कि उस समय पति ने हमसे क्या कहा था, लेकिन हाँ, पत्नी ये कह सकती है कि उसने क्या किया था। आचरण के बारे में बता सकती है, लेकिन क्या बात कही थी वो नहीं बता सकती है। लेकिन पति पत्नी आपस में वार्तालाप कर रहे हैं, तीसरे पक्ष ने कोई सुन लिया, वो साक्ष्य दे सकता है। वो स्वेच्छा से दोनों साक्ष्य देना चाहें तो बात अलग है। तो ऐसे पति पत्नी को वैवाहिक स्थिति के दौरान आदान प्रदान की गई सूचना को बताने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। 123 ये कहती है कि राजकीय सूचनाएं जो अप्रकाशित हैं, मतलब प्रकाशन नहीं हुआ है, कोई उन सूचनाओं को प्राप्त करना चाहता है तो क्या प्राप्त कर सकता है? प्राप्त नहीं कर सकता है। ये बात और है कि सूचना विभाग का जो उच्च अधिकारी है वो उसे दे सकता है। विवाद ज़्यादा होता है तो कोई न्यायालय जाता है तो 123 को एविडेंस की धारा 162 के साथ पढ़ा जाना चाहिए। न्यायालय उस अधिकारी से दस्तावेज मंगा सकता है और वह तय करेगा कि इसे सूचना देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए। 124 में क्या है
किसी लोक अधिकारी को कोई सूचना मिली तो वह यह नहीं बताएगा कि यह सूचना कहाँ से मिली है, यदि वह सूचना लोकहित में है कि हमें नहीं बताई जानी चाहिए। यूनिवर्सिटी के कुलपति महोदय को कोई जानकारी मिली और लोकहित से संबंधित है तो वो नहीं बताएगा कि उसे किसने दी है जानकारी कि यहाँ कोई विश्वविद्यालय में चोरी कर रहा है या कोई दस्तावेज इधर उधर कर रहा है, तो वो ये नहीं बताएगा कि ये सूचना उसे किसे दी, क्योंकि लोकहित से संबंधित है, किसी का नुकसान भी ना हो। ये 124 है। 125 में मजिस्ट्रेट, पुलिस और राजस्व ऑफिसर को एक इन्फॉर्मेशन मिली कि इस ट्रक में चरस है, गांजा है, और पुलिस ने पकड़ लिया, तो कोई न्यायालय में कोई विपक्षी का वकील ये नहीं पूछ सकता पुलिस से कि ये सूचना आपको किसने दी कि इस ट्रक में ड्रग्स थी। पुलिस बताने के लिए बाध्य नहीं है, ऐसे तो सारे इन्फॉर्मर मार दिए जाएंगे। ये 125 है। 126 में क्या है? प्रोफेशनल सूचनाएं हैं, मतलब वकील साहब को क्लाइंट ने एक जानकारी दी कि क्या, क्लाइंट ने ये कहा वकील साहब हत्या तो मैंने कर दी है, अब हमें बचाओ। तो वकील साहब से कोई ये नहीं पूछ सकता कि उस अभियुक्त ने आपको क्या जानकारी दी थी। ध्यान रखिए, यदि वकील साहब बताना भी चाहें तो उन्हें बताने नहीं दिया जाएगा। ये सूचना सुरक्षित है या संरक्षित है। लेकिन कोई क्लाइंट आके वकील साहब से ये कहता है, ये बताओ कि यार हम इस आदमी की ज़मीन हड़पना चाहते हैं, इस आदमी को मारना चाहते हैं, हमें कोई तरीका बताओ, तो यह सूचना सुरक्षित नहीं है, यह वकील साहब बता सकते हैं। धारा 127 क्या कहती है? दुभाषियों को कोई जानकारी मिलती है, दुभाषिया है, कोई इंटरप्रीटर है, अपना वो करता है और जानकारी उसे मिल जाती है तो वह नहीं बताएगा। और 128 क्या कहती है? वकील साहब या को जो जानकारी मिली थी क्लाइंट के द्वारा, यदि वह खुद साक्षी के तौर पर जाना चाहें तो वह सूचना नहीं दे सकते हैं, वो जानकारी नहीं दे सकते हैं। 129 ये कहती है कि गोपनीय सूचनाएं, कोई व्यक्ति सलाहकार के रूप में हमसे कोई मांगने आया जानकारी, हमने उसको क्या जानकारी दी या उसने हमसे क्या जानकारी मांगी, यह बात हमसे कोई नहीं पूछ सकता है। यदि पूछता भी है तो रोक दिया जाएगा। 130 ये कहती है, एक व्यक्ति साक्षी है लेकिन वाद का पक्षकार नहीं है। कोई व्यक्ति है, साक्षी के तौर पर बुलाया गया है लेकिन वो वाद का पक्षकार नहीं है। उसे पास कोई दस्तावेज है, चाहे गिरवी के रूप में चाहे बंधक के रूप में, और या उसे ऐसा दस्तावेज फंसाता है, उसे बताने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। यही चीज एजेंट पर लागू होती है 131 में। कोई एजेंट के पास कोई जानकारी है तो एजेंट न्यायालय में जानकारी नहीं दे सकता है बिना अपने मालिक की सहमति से। 131 कहती है। ध्यान रखिएगा, 132 पे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। 32 में क्या कहा गया है? कोई साक्षी किसी विवाद में या किसी दंडिक या सिविल कार्यवाही में कोई ऐसी सूचना है विवादक तथ्यों के बारे में जो वो ये कहता है कि यदि मैं प्रकट कर दूंगा तो यह बात मुझे न्यायालय में फंसाएगी, मैं खुद फंस जाऊंगा, इसलिए, या मैं सत्य बता दूंगा तो मामला फंस जाएगा, मैं खुद फंस जाऊंगा इसमें, इसलिए मैं नहीं बताऊंगा। तो ऐसी सूचना नहीं पूछी जा सकती है इससे। लेकिन ऐसी सूचना यदि पुलिस बताने के लिए बाध्य करती है और वो दे देता है सूचना, तो जो साक्ष्य दे रहा है उसके खिलाफ ना तो अभियोजन चलेगा, ना तो गिरफ्तारी होगी, ना कोई कार्रवाई होगी। मतलब यदि कोई व्यक्ति किसी सिविल या दंडिक कार्रवाई में विवादक विषयों के बारे में कोई ऐसी संसूचना है जो उसे लगती है कि यह हमें फंसाएगा, तो इससे अपने आप को रोक नहीं पाएगा, उसे सूचना देनी ही होगी। लेकिन यदि फोर्स करके सूचना ली जा रही है तो उसके खिलाफ कोई अभियोजन और कार्रवाई नहीं चलेगी। ये 132 का मामला है। हम लोगों ने बात की 115 से लेकर 132 के बारे में। ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा
अच्छा लगेगा तो मैं इसे और आगे बढ़ाऊंगा। धन्यवाद।